हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन।
यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने हिजाब से लेकर टोपी तक पर अपनी बात रखी। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को दाढ़ी पसंद नहीं है। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। मैं टोपी भी पहनूंगा और दाढ़ी भी रखूंगा और मेरी बेटी भी हिजाब पहनेगी। आंध्र प्रदेश के उद्योग और आईटी मंत्री गौतम रेड्डी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आज सुबह वो सीने में दर्द के चलते अचानक जमीन पर गिर पड़े। हालांकि उस वक्त उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें तुरंत हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर आईसीयू में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को तीसरे और आखिरी टी20 मैच में 17 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया है। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के सामने 185 रनों का टारगेट रखा था, लेकिन वो 167 रन ही बना सके। भारत की तरफ से 5वें विकेट के लिए सूर्य कुमार यादव और वेंकटेश अय्यर ने 37 गेंदों पर 91 रन जोड़े। ये तीसरा मौका है जब भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में क्लीन स्वीप किया है। इसके पहले 2018 और 2019 में भी भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के सभी मैच जीतने में कामयाब रही थी। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 7 टी20 सीरीज खेली गई हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 5 पर कब्जा जमाया है। भारत 6 साल के लंबे इंतजार के बाद आईसीसी टी20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंचा। इससे पहले टीम 3 मई 2016 को टी20 रैंकिंग में नंबर 1 बनी थी। उस समय भारतीय कप्तान एमएस धोनी थे। धोनी के बाद रोहित ने टीम को पहले स्थान पर पहुंचाया। एमएस धोनी के बाद विराट को टीम का कप्तान बनाया गया था, लेकिन वो टीम को नंबर 1 नहीं बना सके। टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया की ये लगातार 9वीं जीत रही और इसके साथ ही भारत पाकिस्तान की बराबरी भी कर ली है। पाक टीम ने 2018 में लगातार 9 टी20 जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। टी20 इंटरनेशनल में लगातार सबसे ज्यादा 12 मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अफगानिस्तान के नाम पर दर्ज है। भारत को 5वीं बार अपनी कप्तानी में अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने वाले यश धूल ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करते हुए दोनों पारियों में शतक लगाया। इसी के साथ धूल रणजी के अपने पहले मैच की दोनों ही पारियों में शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। दुबई में आईपीएल की तर्ज पर टी20 लीग खेली जाएगी। इसकी एक टीम बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की भी रहेगी। शाहरुख पहले आईपीएल में केकेआर के अलावा कैरिबियन प्रीमियर लीग में टीम खरीद चुके हैं। ये उनकी तीसरी क्रिकेट टीम होगी। क्रिकबिज के मुताबिक इस टूर्नामेंट में मुकेश अंबानी और अडानी ग्रुप भी दांव लगाएगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 42 करोड़ 48 लाख के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 59 लाख 3 हजार के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 35 करोड़ 3 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं, तो वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 करोड़ 85 लाख के पार है। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 16,051 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 37,901 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 24 घंटे में 206 मरीजों की मौत दर्ज की गई। वहीं अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या 2,02,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में पॉजिटिविटी रेट 1.93% पर है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 950 नए मरीजों की पुष्टि की गई, जबकि 2 मरीजों की मौत भी दर्ज हुई है। वहीं प्रदेश में 24 घंटे में 1,785 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो ये बढ़कर 7,527 पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 205 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं राहत की बात यह है कि बीते 2 दिनों से एक भी मरीज की मौत प्रदेश में दर्ज नहीं की गई। प्रदेश में 340 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 3,404 पर है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 175 करोड़ 46 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें 96 करोड़ से ज्यादा पहला और 77 करोड़ से ज्यादा दूसरा डोज लगाया जा चुका है। वहीं 1 करोड़ 79 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 30 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 62 लाख से ज्यादा टीकाकरण किया जा चुका है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आईबीसी 24 की टीम के साथ पौधारोपण किया। बता दें कि सीएम ने साल भर पहले हर दिन एक पौधा लगाने का संकल्प लिया था। उन्होंने 19 फरवरी 2021 को नर्मदा जयंती पर यह संकल्प लिया था। सीएम शिवराज साल भर में 450 से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत उज्जैन के महाकाल और इस्कॉन मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए और बाबा को जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उज्जैन के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के कार्यकर्ताओं को समझाइश देकर कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मान चुके हैं कि उनकी एमपी में सरकार नहीं बनेगी। इसके साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का यह आखिरी चुनाव है, क्योंकि अगले चुनाव तक दोनों 80 साल के हो जाएंगे।
बस्तर संभाग इन दिनों राजनीतिक पार्टियों के केंद्र बिंदु पर है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी पुरंदेश्वरी के बयान पर जवाब में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में बस्तर में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने दलपत सागर, गंगा मुंडा समेत महत्वपूर्ण कामों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार का काम किया, जबकि कांग्रेस शासन में बस्तर का माहौल बदला है। मध्य प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के तमाम प्रयास विफल होने के बाद सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए नई कवायद में जुट गई है। राज्य सरकार अब उन राज्यों की खनिज नीति और अवैध खनन के रोकने के उपायों पर मंथन करेगी जहां पर अवैध खनन रोकने में राज्य आगे है। सरकार ने यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत 5 राज्यों में इस पर सुझाव मांगे हैं। मध्य प्रदेश में अफ्रीकन चीतों की गुर्राहट जल्द ही सुनने को मिल सकती है। 20 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाने की फाइल अब आगे बढ़ चुकी है। एमपी के अधिकारियों की एक टीम दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया भी गई है, जो कि 25 फरवरी की रात लौटेगी। संभावना है कि मार्च या फिर अप्रैल में चीते कूनो पार्क में लाए जा सकते हैं। 5 साल तक इनके रखरखाव पर 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग में 26 करोड़ रुपए से अधिक के मानदेय घोटाले में अब 6वीं बार जांच की जाएगी। भोपाल, ग्वालियर, सागर समेत 9 जिलों में जांच के लिए वित्त और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की समिति बनाई गई है, जो कि पुराने दस्तावेजों को दोबारा जांचेगी। मध्य प्रदेश में 5 मार्च से प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा रोज 2 शिफ्टों में की जाएंगी। इसमें करीब 11 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। हालांकि परीक्षा कितने पदों के लिए हो रही है, ये अब तक स्पष्ट नहीं किया गया है। परीक्षा की प्रक्रिया 2020 में शुरू हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं हो सकी थी। भिंड में बस स्टैंड के पास दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई, जहां पर पैसे के लेन देन के विवाद में आरोपियों ने एक युवक पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। घटना के बाद युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं आरोपियों की तलाश जारी है। सूरजपुर के धर्मपुर गांव में पत्नी को जलाकर हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 15 फरवरी को पत्नी सावित्री ने आरोपी पति को एक थप्पड़ मार दिया, जिससे नाराज होकर आरोपी ने फावड़े से मारकर पत्नी की हत्या कर दी थी और रात को अपनी बाड़ी में ले जाकर जला दिया था। जिसके बाद बेटे की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। जबलपुर के परासिया गांव में नवंबर महीने में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। 60 साल के गया प्रसाद कुशराम की हत्या जादू टोने के शक में की गई थी। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद किया गया है। मरवाही के दानेकुंडी गांव में बारातियों ने सरपंच की पिटाई की। दरअसल सरपंच बारातियों को शराब पीने से रोक रहे थे और तभी 3 बारातियों ने सरपंच की पिटाई की। मामले में पुलिस ने तीनों ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खंडवा शहर के जलेबी चौक क्षेत्र में रविवार देर रात झंडे लगाने को लेकर पथराव हुआ। चौक में कुछ युवक झंडा लगा रहे थे और इस बीच नकाबपोश कुछ उपद्रवी भी मौके पर पहुंचे, पथराव करने लगे और इस दौरान काफी देर तक हंगामा किया गया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है और क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पश्चिम मध्य रेलवे ने 17,18,000 यात्रियों से 124 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। ये जुर्माना ट्रेनों में बिना टिकट के यात्रा करने वाले लोगों से वसूला गया। बता दें कि बीते 10 महीने में जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडल में ये कार्रवाई की गई। जशपुर जिले के तपकरा थाना क्षेत्र में बारात के साथ दुल्हन को लेकर लौट रहे दूल्हे को पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी आंगनबाड़ी में पदस्थ युवती को शादी का झांसा देकर 4 सालों से दुष्कर्म कर रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। दमोह में नाबालिग से हैवानियत का मामला सामने आया। आरोपियों ने पहले नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप किया और फिर नाबालिग की नाक काट दी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने परिजनों को धमकी दी कि पुलिस को बताया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। वहीं मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरे की तलाश जारी है। दमोह के जबलपुर नाका पुलिस चौकी क्षेत्र में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद नाबालिग की नाक काट दी। वहीं फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कवर्धा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले से शादीशुदा है, जिसके बच्चे भी हैं। वहीं पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसके साथ 2 साल तक दुष्कर्म करता रहा। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ग्वालियर की एबीवी ट्रिपल आईटीएम से एमटेक कर चुकी छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप है कि वारदात को तत्कालीन सिक्योरिटी ऑफिसर ने नौकरी का झांसा देकर अंजाम दिया। यही नहीं, तत्कालीन डायरेक्टर पर धोखाधड़ी करने का भी आरोप है। पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज कर सिक्योरिटी ऑफिसर दिनेश कुमार को हिरासत में ले लिया है।
मंडला जिले में एक 5 साल की बच्ची के साथ 24 साल की एक युवक ने दुष्कर्म किया। बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं मामले में बिछिया पुलिस ने रेप का मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाटापाड़ा के ग्रामीण थाना क्षेत्र में 4 नाबालिग लड़कियों के गुम होने और अपहरण के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने एक टीम बनाकर छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में मुस्कान ऑपरेशन के तहत कामयाबी हासिल की। पुलिस ने 4 अलग अलग मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 4 नाबालिग लड़कियों को भी बरामद किया गया है। जांजगीर चांपा में किसान से मोबाइल टावर लगाने के नाम पर 16.5 लाख रुपए की ठगी की गई। मामले में अकलतरा पुलिस आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई है। फिलहाल दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं पीड़ित ने 5 अप्रैल 2021 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। प्रदेश में एक बार फिर चिटफंड कंपनियों के पीड़ित निवेशकों ने अपनी आवाज बुलंद की है। दुर्ग जिले में आज ऑल इन्वेस्ट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों और PASEL कंपनी के निवेशकों ने दुर्ग सांसद विजय बघेल से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने सेबी द्वारा निवेशकों का पैसा जल्द ही दिलाने और लोकसभा की प्रश्नकाल में मुद्दा उठाने की मांग रखी। ग्वालियर के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों के ATM में चोरी हुई है, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 4 बदमाश चोरी करते हुए नजर आए। 3 ATM से 44,70,000 रुपए की चोरी की गई। इस वारदात में राजस्थान और हरियाणा के गैंग के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। ग्वालियर में एक बार फिर से अज्ञात बदमाशों ने एक ही रात में 3 ATM से लाखों रुपए पार कर दिए। चोरों ने गैस कटर से ATM काटकर करीब 45 लाख रुपए की चोरी की। वहीं तीनों ही ATM से 15-15 लाख यानी कुल 45 लाख की चोरी हुई है। चोरी वाले इलाके में पुलिस को CCTV फुटेज भी बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। दीपालपुर में गैस कटर के जरिए ATM लूटने की कोशिश करने वाले आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ATM मशीन काटते वक्त मशीन में आग लग गई थी, जिसमें 8 लाख रुपए जलकर खाक हो गए। वहीं 10 लाख रुपए जलने से बच गए थे। पुलिस ने इस मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। सतना पुलिस ने बीते दिनों सतना शहर में हुई 4 बड़ी चोरियों का खुलासा किया, जिसमें 4 घरों का ताला तोड़कर एक चोर गिरोह ने लाखों की चोरी की थी। पुलिस ने इस गिरोह के 3 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 11,75,000 रुपए की जेवरात और नकदी बरामद की गई। कटनी के JR पे पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शनिवार की रात कटनी रेलवे स्टेशन से 19 लाख रुपए का सोना बरामद किया। RPF ने शक्तिपुंज एक्सप्रेस में रूटीन चेकिंग की और संदेह के आधार पर रेलवे पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है। अंबिकापुर में प्रशासन ने कोयले के अवैध उत्खनन को लेकर कार्रवाई की है। कार्रवाई में खनिज विभाग JCB से बड़े-बड़े अवैध गड्ढों को भरवा रहे हैं। वहीं कोयले के लिए कई जगह गड्ढे खोदे गए थे। प्रशासन के मुताबिक लंबे समय से इलाके में कोयले का अवैध उत्खनन किया जा रहा था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की। धमतरी जिले की बीरेझर पुलिस ने जुआ खेलते 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 42,000 नगद और ताश की पत्ती बरामद की गई। वहीं मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने नहर किनारे रेत में जुआ संचालित हो रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने जुआरियों को चारों तरफ से घेरते हुए गिरफ्तार कर लिया। धमतरी में शासकीय राशि में गड़बड़ी और हेरफेर करने वाले जिले की 28 पंचायतों से 94 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। वहीं वसूली के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। जिला पंचायत की माने तो सोशल ऑडिट के दौरान निर्माण कामों में गड़बड़ी और शासकीय राशि में हेरफेर की बात सामने आने के बाद सरपंच और सचिवों को नोटिस दिया गया है। राजधानी रायपुर में यूपी के हथियार तस्कर सक्रिय हैं। पिछले 10 दिनों में 3 अलग अलग जगहों पर 4 देसी कट्टा बरामद किया गया। वहीं मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक नाबालिग है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा समेत 6 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। आरोपी यूपी के हथियार तस्करों से देसी कट्टा खरीद रहे थे। शिवपुरी में शादी करके वापस घर लौट रहे दूल्हा दुल्हन की बस पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बस में सवार लोग दिनारा के शिवपुरी अपनी बेटी की शादी करने के लिए आए हुए थे। बता दें कि मामले में 3 नामजद समेत 12 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज कर 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। जगदलपुर में नेशनल हाईवे 30 पर तेज रफ्तार वाहन ने 3 लोगों की जान ले ली। मृतकों में 13 साल का एक मासूम भी शामिल है। वहीं हादसे की जानकारी मिलने पर डायल 112 की टीम और बस्तर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को मोर्चरी में रखवाया। घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पेडरा में एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें सवार रिटायर्ड शिक्षक और उनके पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। मृतक बिलासपुर के रहने वाले थे, जो कि शादी समारोह में शामिल होने के लिए MP की सीधी गए थे, जहां से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ।
मरवाही के पसान रेंज में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया, वहीं केले की फसल को भी तहस नहस कर दिया। हाथियों के दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग की टीम हाथियों की निगरानी कर रही है। फिलहाल मरवाही और पसान रेंज में 43 हाथियों का दल मौजूद है। मनेन्द्रगढ़ में हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दरअसल हाथियों का दल नारायणपुर के चटनीहा पारा में पहुंचा और 2 मकानों को तोड़ दिया। इसके साथ ही एक महिला पर भी हमला किया। हाथियों के गांव पहुंचने की जानकारी के बाद डीएफओ के साथ वन अमला भी मौके पर पहुंचा और निरीक्षण कर रहा है। छतरपुर में 48वें खजुराहो डांस फेस्टिवल का आगाज कथक नृत्य की सामूहिक प्रस्तुति के साथ हुआ। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शास्त्रीय नृत्यों के महाकुंभ का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के शुभारंभ में स्वर्गीय पंडित बिरजू महाराज के शिष्य द्वारा सामूहिक कथक नृत्य प्रस्तुत किया गया। कवर्धा में खाद की पर्याप्त मात्रा होने के बावजूद किसान खाद से परेशान है, क्योंकि दुकानदार खाद को दुगनी कीमत पर बेच रहे हैं, जिसके कारण किसानों को दिक्कत हो रही है। अब कृषि विभाग जिले की खाद दुकानों में अपने कर्मचारी बैठाकर खाद बिकवा रही है, ताकि किसानों को सही कीमत पर खाद मिल सके। मध्य प्रदेश में उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के कारण अधिकतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक रात के तापमान में 3.8 और दिन के पारे में 2.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। वहीं बादल छटने के बाद हवाओं का रुख बदल गया है। रायसेन से बेटियों का बोझ समझने वालों के लिए एक आईना दिखाने वाली खबर सामने आई। रविवार को मालवीय परिवार की बेटी दुल्हन बनकर घोड़ी पर चढ़ी और अपने सपनों को भी जिया। दरअसल लड़की वालों को पता चला कि दूल्हा घोड़े पर बारात लेकर आ रहा है, तो लड़की वालों ने भी घोड़ी पर बैठाकर विवाह स्थल पर अपनी दुल्हन पहुंचाई। एयर इंडिया के 2 पायलट्स के स्किल की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। ये पायलट हैं कैप्टन अचित भारद्वाज और आदित्य राव, जिन्होंने 18 फरवरी को ब्रिटेन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर तूफान के बीच एयर इंडिया के 2 विमानों को सुरक्षित लैंड करवाया। एयर इंडिया के एक अधिकारी ने कहा कि हमारे कुशल पायलट्स ने उस समय अपने विमानों की लैंडिंग कराई जब कई दूसरी एयरलाइंस ऐसा नहीं कर पाई। अमेरिका के फ्लोरिडा में मियामी बीच के पास समुद्र में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। घटना के बाद हेलीकॉप्टर सवार 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह हेलीकॉप्टर उस स्थान से कुछ फुट की दूरी पर ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जहां पर बड़ी संख्या में लोग तैराकी कर रहे थे। अगर विमान थोड़ा और आगे गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। यूक्रेन रूस तनाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बैठक करके संकट का हल निकालने का प्रस्ताव दिया। जेलेंस्की ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि मैं नहीं जानता कि रूस के राष्ट्रपति क्या चाहते हैं और इसलिए मैं उन्हें मुलाकात का प्रस्ताव देता हूं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष विराम को लेकर रविवार को फोन पर बातचीत की। ये बातचीत 105 मिनट लंबी चली, लेकिन दोनों ही नेताओं के बीच यूक्रेन में तनाव को लेकर जिम्मेदार देश के नाम पर सहमति नहीं बनी। पुतिन मैक्रो के बीच बातचीत में पूर्वी यूक्रेन में तनाव के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर दोनों ने असहमति जताई है। इमैनुअल मैक्रो ने तनाव के बीच रूसी अलगाववादियों पर आरोप लगाया, जबकि पुतिन ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है। हालांकि मैक्रो के कार्यालय ने बताया कि दोनों ही नेताओं ने यूक्रेन संकट पर कूटनीतिक समाधान का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने यह जानकारी दी। रूस और यूक्रेन मुद्दे पर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में रूस ने अब तक की सबसे बड़ी न्यूक्लियर मिसाइल ड्रिल का अभ्यास शुरू कर दिया है। युद्ध के माहौल में युद्धाभ्यास करना तनाव पैदा कर रहा है, तो वहीं नाटो और G7 जैसे संगठन रूस से लगातार अपनी सेना यूक्रेन की सीमा से पीछे लाने की अपील कर रहे हैं। यूक्रेन के साथ जारी तनाव के बीच रूस के लिए परेशान करने वाली खबर सामने आई। रूस स्थित अमेरिकन एम्बेसी ने मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग समेत कई शहरों पर हमले की चेतावनी जारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के साथ जारी तनाव के बीच रूस के कई शहरों में शॉपिंग सेंटर्स, रेलवे और मेट्रो स्टेशन और पब्लिक प्लेस पर हमले हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन संकट को टालने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने को तैयार हो गए हैं। हालांकि मुलाकात से पहले बाइडेन पुतिन से यूक्रेन पर हमला न करने का वादा चाहते हैं। अगर सब कुछ सही रहता है तो इस हफ्ते के आखिर में दोनों ही मिल सकते हैं। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग का वक्त और मुद्दे अभी तय नहीं है। अमेरिका द्वारा वित्त शोषित एक प्रोजेक्ट के विरोध में नेपाल में प्रदर्शन तेज हो गए हैं, जिसे काबू में करने के लिए नेपाल की काठमांडू पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागने के साथ ही पानी की बौछार भी की। इसमें कुछ लोग जख्मी हुए हैं। बता दें कि अमेरिका के एक प्रोजेक्ट में $500 मिलियन अनुदान देने वाले थे, जिसे नेपाल के नागरिकों ने कानून को कमजोर करने वाला माना। फ्रांस में 2 साल बाद नीस कार्निवल की रौनक फिर लौट आई है। दक्षिण पूर्वी फ्रांस के रिवेरा टाउन में आयोजित होने वाला ये कार्निवल किंग ऑफ सिनेमा के नाम से जाना जाता है, जो कि 27 फरवरी तक चलेगा। इस कार्निवल में हजारों लोग रंगारंग पोशाक में नाचते झूमते सड़कों पर उतरे और कोरोना की उदासी भूलकर नई शुरुआत की।
गूगल एंड्रॉइड मोबाइल यूजर्स की प्राइवेसी के लिए नई पॉलिसी लेकर आ रही है। एप्पल भी आईफोन स्मार्टफोन यूजर्स के लिए ऐसी ही पॉलिसी लेकर आया था। फेसबुक ने हाल ही में कहा था कि एप्पल की पॉलिसी से उसे इस साल बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसके बाद शेयरों में जबरदस्त गिरावट आई और एक दिन में कंपनी को 17 लाख करोड़ का घाटा हुआ। राज्य सरकारों के अधिकारी, शिक्षाविद, छात्रों और अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारी आज की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार है, वही भविष्य के निर्माता हैं। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को सशक्त करने का मतलब है भारत के भविष्य को मजबूत करना। इसी सोच के साथ 2022 के बजट में शिक्षा क्षेत्र में 5 बातों पर जोर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहला, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन से हमारी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो, उसकी क्वालिटी सुधरे और एजुकेशन सेक्टर की क्षमता बढ़े। इसके लिए अहम फैसले लिए गए। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट है, जिससे देश में डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम बने, जिस पर ध्यान दिया गया है। तीसरा अहम पक्ष अर्बन प्लानिंग और डिजाइन है। पीएम ने कहा कि भारत का जो पुरातन अनुभव और ज्ञान है उसे हमारी आज की शिक्षा में समाहित किया जाए। चौथा अहम पक्ष अंतर्राष्ट्रीयकरण है, जिसमें भारत में वर्ल्ड क्लास विदेशी यूनिवर्सिटियां आए। पीएम ने कहा कि नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी भारत की शिक्षा व्यवस्था में अपनी तरह का अनोखा और अभूतपूर्व कदम है। डिजिटल यूनिवर्सिटी में वो ताकत देख रहा हूं कि ये यूनिवर्सिटी हमारे देश की सीटों को जो समस्या होती है उसे पूरी तरह से समाप्त कर सकती है। पांचवा महत्वपूर्ण पक्ष एवीजीसी यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग और कॉमिक्स है। इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है और एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है। पीएम मोदी ने कहा कि आज के जमाने में डिजिटल कनेक्टिविटी ही है जिससे वैश्विक महामारी के समय में हमारी शिक्षा व्यवस्था को बचाए रखा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने रिव्यू कार्यक्रम के दौरान 60 से ज्यादा जहाजों, पनडुब्बियों और 55 विमानों वाले भारतीय नौसेना बेड़े की समीक्षा की। यूपी में 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं। आज शाम 6 बजे चौथे चरण का चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। यूपी के चौथे चरण में 9 जिलों के 7 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को मतदान होने हैं। इस बीच प्रचार के मैदान में आज बीजेपी, सपा, बीएसपी और कांग्रेस पार्टी जनता को साधने की कोशिश कर रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन इसके बाद भी ममता बनर्जी की पूरी निगाह यूपी चुनाव पर लगी हुई है। ममता सपा को सपोर्ट कर रही हैं। 3 मार्च को लखनऊ में अखिलेश के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बनारस में सभा और रोड शो करेंगे। यूपी के तीसरे चरण का चुनाव पूरा हो चुका है। इस बीच सीएम योगी ने कहा कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी और ये भीड़ इस बात का प्रतीक है। अब तक का रुझान जो बताता है वो 80 बनाम 20 का हो चुका है। 80% में भारतीय जनता पार्टी और 20 में बसपा, सपा और कांग्रेस का मुकाबला है। पंजाब के सीएम चन्नी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें झूठा व्यक्ति करार दिया। सीएम चन्नी ने कहा कि वो बड़े झूठ बोलते हैं, या तो अपने बयानों से पलट जाते हैं या कभी कभी माफी मांगते हैं। इसके साथ ही चन्नी ने पंजाब में जीत का दावा भी किया। यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने हिजाब से लेकर टोपी तक पर अपनी बात रखी। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को दाढ़ी पसंद नहीं है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं टोपी भी पहनूंगा, दाढ़ी भी रखूंगा और मेरी बेटी हिजाब भी पहनेगी। आंध्र प्रदेश के उद्योग और आईटी मंत्री गौतम रेड्डी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। आज सुबह वो सीने में दर्द के चलते अचानक जमीन पर गिर पड़े। हालांकि उस वक्त उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें तुरंत हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर आईसीयू में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। ये तीसरा मौका है जब भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में क्लीन स्वीप किया है। इससे पहले 2018 और 2019 में भी भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के सभी मैच जीतने में कामयाब रही थी। दोनों ही टीमों के बीच अब तक कुल 7 टी20 सीरीज खेली गई, जिसमें टीम इंडिया ने 5 पर अपना कब्जा जमाया। भारत 6 साल के लंबे इंतजार के बाद आईसीसी टी20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंचा। इससे पहले टीम 3 मई 2016 को टी20 रैंकिंग में नंबर 1 बनी थी। उस समय कप्तान एमएस धोनी थे। धोनी के बाद रोहित ने टीम को पहले स्थान पर पहुंचाया। एमएस धोनी के बाद विराट को टीम की कप्तानी सौंपी गई, लेकिन वो टीम को नंबर 1 नहीं बना सके। टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया की ये लगातार 9वीं जीत रही और इसके साथ ही भारत पाकिस्तान की बराबरी भी कर चुकी है। पाक टीम ने 2018 में लगातार 9 टी20 जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। टी20 इंटरनेशनल में लगातार सबसे ज्यादा 12 मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अफगानिस्तान के नाम पर दर्ज है।
भारत को 5वीं बार अपनी कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले यश धूल ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करते हुए दोनों ही पारियों में शतक लगाए। इसी के साथ धूल रणजी के अपने पहले मैच की दोनों ही पारियों में शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। दुबई में आईपीएल की तर्ज पर T20 लीग खेली जाएगी। इसमें एक टीम बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की भी रहेगी। शाहरुख पहले आईपीएल में केकेआर के अलावा कैरिबियन प्रीमियर लीग में टीम खरीद चुके हैं। ये उनकी तीसरी क्रिकेट टीम होगी। क्रिकबिज के मुताबिक इस टूर्नामेंट में मुकेश अंबानी और अडानी ग्रुप भी दांव लगाएगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 42 करोड़ 48 लाख के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 59 लाख 3 हजार के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 35 करोड़ 3 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 6 करोड़ 85 लाख के पार है। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 16,051 नए मामले सामने आए। इस दौरान 37,901 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 206 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2,02,000 के पार है। वहीं देश में पॉजिटिविटी दर 1.93% पर है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार अब धीमी हो चली है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 950 नए मरीज की पुष्टि की गई, जबकि 2 मरीजों की मौत भी दर्ज हुई है। वहीं प्रदेश में 24 घंटे में 1,785 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 60,527 पर है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 205 नए मरीज मिले। वहीं राहत की बात ये रही कि बीते 2 दिनों से एक भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। प्रदेश में 340 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 3,404 पर है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 175 करोड़ 46 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 96 करोड़ से ज्यादा पहला और 77 करोड़ से ज्यादा लोगों को दूसरा डोज लगाया गया। वहीं 1 करोड़ 79 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए। एमपी में 11 करोड़ 30 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 62 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुके हैं। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने IBC 24 की टीम के साथ पौधारोपण किया। बता दें कि सीएम ने साल भर पहले हर दिन एक पौधा लगाने का संकल्प लिया था। उन्होंने 19 फरवरी 2021 को नर्मदा जयंती पर यह संकल्प लिया था। सीएम शिवराज साल भर में 450 से ज्यादा पौधे अब तक लगा चुके हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत उज्जैन के महाकाल और इस्कॉन मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल की भस्म आरती की और साथ में बाबा को जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। बता दें कि RSS प्रमुख मोहन भागवत उज्जैन के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। राजधानी रायपुर में मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हुई। इस दौरान राजनीतिक प्रकरण वापसी को लेकर चर्चा की गई। बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया, अनिला भेड़िया के साथ ही उमेश पटेल सहित DGP अशोक जुनेजा भी सम्मिलित हुए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय दौरे पर आज ग्वालियर पहुंचेंगे। सिंधिया आज रात 8:15 बजे ग्वालियर आएंगे और कल शहर के कई कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही शिवपुरी का दौरा भी करेंगे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यूक्रेन में फंसे MP के छात्रों को जल्द ही वापस लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि 22 या 23 फरवरी तक छात्र यूक्रेन से वापस आएंगे। छात्रों की सकुशल वापसी के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बता दें कि MP के करीब 60 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के कार्यकर्ताओं को समझाइश देकर कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मान चुके हैं कि उनकी MP में सरकार नहीं बनेगी। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का यह आखिरी चुनाव है, क्योंकि अगले चुनाव तक दोनों ही 80 साल के हो जाएंगे। बस्तर संभाग इन दिनों राजनीतिक पार्टियों के केंद्र बिंदु पर है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी पुरंदेश्वरी के बयान पर जवाब में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में बस्तर में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने दलपत सागर, गंगा मुंडा समेत महत्वपूर्ण कामों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार का काम किया, जबकि कांग्रेस शासन में बस्तर का माहौल बदला है। मध्य प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के तमाम प्रयास विफल होने के बाद सरकार इस पर अब लगाम लगाने के लिए नई कवायद शुरू कर रही है। राज्य सरकार अब उन राज्यों की खनिज नीति और अवैध खनन के रोकने के उपायों पर मंथन करेगी जहां पर अवैध खनन रोकने में राज्य आगे हैं। सरकार ने यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका समेत 5 राज्यों से इस पर सुझाव मांगे हैं। मध्य प्रदेश में अफ्रीकन चीतों की गुर्राहट जल्द ही सुनने को मिल सकती है। 20 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाने की फाइल अब आगे बढ़ चुकी है। MP के अधिकारियों की एक टीम दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया भी गई है, जो कि 25 फरवरी की रात लौटेगी। संभावना है कि मार्च या अप्रैल में चीते कूनो पार्क में लाए जा सकते हैं। 5 साल तक इनके रखरखाव पर 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग में हुए 26 करोड़ रुपए से अधिक के मानदेय घोटाले में अब 6वीं बार जांच की जाएगी। भोपाल, ग्वालियर, सागर समेत 9 जिलों में जांच के लिए वित्त और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की समिति बनाई गई, जो कि पुराने दस्तावेजों की दोबारा जांच करेगी।
मध्य प्रदेश में 5 साल से प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा रोज 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएंगी, जिसमें करीब 11 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। हालांकि परीक्षा कितने पदों के लिए हो रही है, ये अब तक स्पष्ट नहीं किया गया है। परीक्षा की प्रक्रिया 2020 में शुरू हुई थी, मगर कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में आज से प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूल खोले गए। बता दें कि 2 साल बाद 100% उपस्थिति के साथ प्रदेश सरकार ने स्कूल खोलने के निर्देश दिए। इसके पहले 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खोले गए थे। भिंड में बस स्टैंड के पास दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां पर पैसे के लेन देन के विवाद में आरोपियों ने एक युवक पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। घटना के बाद युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं आरोपियों की तलाश जारी है। शिवपुरी शहर के मनियार क्षेत्र वासियों ने बिजली कंपनी के कर्मचारियों की डंडे से पिटाई की। दरअसल बिजली कंपनी की टीम बकायेदारों के कनेक्शन काटने के लिए पहुंची थी, तभी लोगों ने उन्हें घेर लिया। वहीं मामले में कर्मचारियों ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज की है। पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। पश्चिम मध्य रेलवे ने 17,18,000 यात्रियों से 124 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। ये जुर्माना ट्रेनों में बिना टिकट के यात्रा करने वाले लोगों से वसूला गया। बता दें कि बीते 10 महीने में जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडल में ये कार्रवाई की गई। जशपुर जिले के तपकरा थाना क्षेत्र में बारात के साथ दुल्हन को लेकर लौटे दूल्हे को पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी आंगनबाड़ी में पदस्थ युवती को शादी का झांसा देकर 4 सालों से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। कवर्धा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले से शादीशुदा है, जिसके बच्चे भी हैं। वहीं पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसके साथ 2 साल तक दुष्कर्म करता रहा। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ग्वालियर के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों के एटीएम में चोरी हुई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें 4 बदमाश चोरी करते हुए नजर आए। 3 एटीएम से 44,70,000 रुपए की चोरी की गई। इस वारदात में राजस्थान और हरियाणा के गैंग के शामिल होने की आशंका जताई गई है। अंबिकापुर में प्रशासन ने कोयले के अवैध उत्खनन को लेकर कार्रवाई की। कार्रवाई में खनिज विभाग जेसीबी से बड़े बड़े अवैध गड्ढों को भरवा रहा है। वहीं कोयले के लिए कई जगह गड्ढे खोद दिए गए थे। प्रशासन के मुताबिक लंबे समय से इलाके में कोयले का अवैध उत्खनन किया जा रहा था, जिस पर प्रशासन ने अब कार्रवाई की है। राजधानी रायपुर में यूपी के हथियार तस्कर सक्रिय हैं। पिछले 10 दिनों में 3 अलग अलग जगहों पर 4 देसी कट्टा बरामद किया गया। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 1 नाबालिग है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टे समेत 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी ने यूपी के हथियार तस्करों से देसी कट्टा खरीदा था। शिवपुरी में शादी करके वापस घर लौट रहे दूल्हा दुल्हन की बस पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बस में सवार लोग दिनारा से शिवपुरी अपनी बेटी की शादी करने के लिए आए थे। बता दें कि मामले में 3 नामजद समेत 12 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मनेंद्रगढ़ में हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दरअसल हाथियों का दल नारायणपुर के चटनिहा पारा में पहुंचा और 2 मकानों को तोड़ दिया। इसके साथ ही एक महिला पर भी हमला किया। हाथियों के गांव पहुंचने की जानकारी के बाद डीएफओ के साथ वन अमला भी मौके पर पहुंचा और निरीक्षण किया। छतरपुर में 48वें खजुराहो डांस फेस्टिवल का आगाज कथक नृत्य की सामूहिक प्रस्तुति के साथ हुआ। राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने शास्त्रीय नृत्यों के महाकुंभ का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के शुभारंभ में स्वर्गीय पंडित बिरजू महाराज के शिष्यों द्वारा सामूहिक कथक नृत्य प्रस्तुत किया गया। कवर्धा में खाद की पर्याप्त मात्रा होने के बावजूद किसान परेशान हैं, क्योंकि दुकानदार खाद को दुगनी कीमत पर बेच रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को दिक्कत हो रही है। अब कृषि विभाग जिले की खाद दुकानों में अपने कर्मचारी बैठाकर खाद बिकवा रही है, ताकि किसानों को सही कीमत पर खाद मिल सके। मध्य प्रदेश में उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं की वजह से अधिकतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री है। मौसम विभाग के मुताबिक रात के तापमान में 3.8 और दिन के पारे में 2.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। बादल छटने के बाद हवाओं का रुख बदल गया है। रायसेन से बेटियों को बोझ समझने वालों के लिए एक आईना दिखाने वाली तस्वीर सामने आई। रविवार को मालवीय परिवार की बेटी दुल्हन बनकर घोड़े पर चढ़ी और अपने सपनों को भी जिया। दरअसल लड़की वालों को पता चला कि दूल्हा घोड़े पर बारात आ रहा है, तभी लड़की वालों ने भी दुल्हन को घोड़े पर बैठाकर विवाह स्थल पहुंचाया। इंदौर में आज कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी की पुण्यतिथि मनाई। इस दौरान कमेटी ने पीसी सेठी अस्पताल में स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। मौके पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी और जैन समाज के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
एयर इंडिया के 2 पायलट्स की स्किल की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। ये पायलट हैं कैप्टन अंचित भारद्वाज और आदित्य राव, जिन्होंने 18 फरवरी को ब्रिटेन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर तूफान के बीच एयर इंडिया के 2 विमानों को सुरक्षित लैंड करवाया था। एयर इंडिया के एक अधिकारी ने कहा कि हमारे कुशल पायलट्स ने उस वक्त अपने विमानों की लैंडिंग कराई जब कई दूसरी एयरलाइंस ऐसा नहीं कर सकी। अमेरिका के फ्लोरिडा में मियामी बीच के पास समुद्र में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। घटना के बाद हेलीकॉप्टर सवार 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह हेलीकॉप्टर उस स्थान से कुछ फुट की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ जहां पर बड़ी संख्या में लोग तैराकी कर रहे थे। अगर विमान थोड़ा और आगे गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। यूक्रेन रूस तनाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बैठक करके संकट का हल निकालने का प्रस्ताव दिया है। जेलेंस्की ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि मैं नहीं चाहता कि राष्ट्रपति क्या चाहते हैं, इसलिए मैं उन्हें मुलाकात का प्रस्ताव देता हूं। फ्रांस के राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति ने पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष विराम को लेकर रविवार को फोन पर बातचीत की। ये बातचीत 105 मिनट लंबी चली, लेकिन दोनों ही नेताओं के बीच यूक्रेन में तनाव को लेकर जिम्मेदार देश के नाम पर सहमति नहीं बनी। पुतिन और मैक्रो के बीच बातचीत में पूर्वी यूक्रेन में तनाव के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर दोनों ने सहमति जताई है। इमैनुअल मैक्रो ने तनाव के बीच रूसी अलगाववादियों पर आरोप लगाया, जबकि पुतिन ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है। हालांकि मैक्रो के कार्यालय ने बताया कि दोनों ही नेताओं ने यूक्रेन संकट पर कूटनीतिक समाधान का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ये जानकारी दी। रूस और यूक्रेन मुद्दे पर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में रूस ने अब तक की सबसे बड़ी न्यूक्लियर मिसाइल ड्रिल का अभ्यास शुरू कर दिया है। युद्ध के माहौल में युद्धाभ्यास करना तनाव पैदा कर रहा है। वहीं नाटो और G7 जैसे संगठन रूस में लगातार अपनी सेना यूक्रेन की सीमा से पीछे लाने की अपील कर रहे हैं। यूक्रेन के साथ जारी तनाव के बीच रूस के लिए परेशान करने वाली खबर सामने आई है। रूस स्थित अमेरिकन एम्बेसी ने मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग समेत कई शहरों पर हमले की चेतावनी जारी की है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के साथ जारी तनाव के बीच रूस के कई शहरों में शॉपिंग सेंटर्स, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों और पब्लिक प्लेस पर हमले हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन संकट को टालने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने को तैयार हो गए हैं। हालांकि मुलाकात से पहले बाइडेन पुतिन से यूक्रेन पर हमला न करने का वादा चाहते हैं। अगर सब कुछ सही रहता है तो इस हफ्ते के आखिर में दोनों मिल सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग का वक्त और मुद्दे अभी तय नहीं है। अमेरिका द्वारा वित्त पोषित एक प्रोजेक्ट के विरोध में नेपाल में प्रदर्शन तेज हो गए हैं, जिसे काबू में करने के लिए नेपाल की काठमांडू पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस की गोली दागने के साथ ही पानी की बौछार भी की, जिसमें कुछ लोग भी जख्मी हुए हैं। बता दें कि अमेरिका के एक प्रोजेक्ट में $500 मिलियन अनुदान देने वाले थे, जिसे नेपाल के नागरिकों ने कानून को कमजोर करने वाला माना। फ्रांस में 2 साल बाद नीस कार्निवल की रौनक एक बार फिर लौट आई है। दक्षिण पूर्वी फ्रांस के रिवेरा टाउन में आयोजित होने वाला ये कार्निवल किंग ऑफ सिनेमा के नाम से जाना जाता है, जो कि 27 फरवरी तक जारी रहेगा। इस कार्निवल में हजारों लोग रंगारंग पोशाक में नाचते झूमते सड़कों पर उतरे और कोरोना की उदासी भुला दी। गूगल एंड्रॉइड मोबाइल यूजर्स की प्राइवेसी के लिए नई पॉलिसी लेकर आ रही है। एप्पल भी आईफोन स्मार्टफोन यूजर्स के लिए ऐसी ही पॉलिसी लेकर आई थी। फेसबुक ने हाल ही में कहा था कि एप्पल की पॉलिसी से उसे इस साल बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसके बाद शेयरों में जबरदस्त गिरावट आई थी और एक दिन में कंपनी को 17 लाख करोड़ का घाटा हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित वेबिनार के सत्र को संबोधित किया। इस वेबिनार में बजट 2022 का शिक्षा क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पर चर्चा की गई, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के राज्य सरकारों के अधिकारी, शिक्षाविद, छात्र और अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारी आज की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार है, वही भविष्य के निर्माता है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को सशक्त करने का मतलब है भारत के भविष्य को मजबूत करना। इस सोच के साथ 2022 के बजट में शिक्षा क्षेत्र में 5 बातों पर जोर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहला, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन से हमारी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो, उसकी क्वालिटी सुधरे और एजुकेशन सेक्टर की क्षमता बढ़े। इसके लिए अहम फैसले लिए गए हैं। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट है, जिससे देश में डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम बने, जिस पर ध्यान दिया गया है। तीसरा अहम पक्ष अर्बन प्लानिंग और डिजाइन है। पीएम ने कहा कि भारत का जो पुरातन अनुभव और ज्ञान है उसे हमारी आज की शिक्षा में समाहित किया जाए। चौथा अहम पक्ष अंतर्राष्ट्रीयकरण है, जिसमें भारत में वर्ल्ड क्लास विदेशी यूनिवर्सिटी आए। पीएम ने कहा कि नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी भारत की शिक्षा व्यवस्था में अपनी तरह का अनोखा और अभूतपूर्व कदम है। मैं डिजिटल यूनिवर्सिटी में वो ताकत देख रहा हूं कि ये यूनिवर्सिटी हमारे देश में सीटों की जो समस्या होती है उसे पूरी तरह से समाप्त कर सकती है।
पांचवा महत्वपूर्ण पक्ष AVGC यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स है। इन सभी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है। पीएम मोदी ने कहा कि आज के जमाने में डिजिटल कनेक्टिविटी ही है जिसने वैश्विक महामारी के इस समय में हमारी शिक्षा व्यवस्था को बचाए रखा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति के साथ तीनों ही सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने रिव्यू कार्यक्रम के दौरान 60 से ज्यादा जहाजों, पनडुब्बियों और 55 विमानों वाले भारतीय नौसेना बेड़े की समीक्षा की। यूपी में 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं। आज शाम 6 बजे चौथे चरण का चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। यूपी के चौथे चरण में 9 जिलों की 7 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को मतदान हो रहे हैं। इस बीच प्रचार के मैदान में आज बीजेपी, सपा, बीएसपी और कांग्रेस पार्टी जनता को साधने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रोड शो किया। इस दौरान प्रियंका ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करनी चाहिए, लेकिन वो उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिनका कोई भी सरोकार नहीं है। पीएम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राज्य में चुनाव हो रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन उसके बाद भी ममता बनर्जी की पूरी निगाहें यूपी चुनाव पर लगी हुई है। ममता सपा को सपोर्ट कर रही हैं। 3 मार्च को लखनऊ में अखिलेश के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बनारस में सभा और रोड शो करेंगे। यूपी के तीसरे चरण का चुनाव पूरा हो चुका है और इस बीच सीएम योगी ने कहा कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी और ये भीड़ इस बात का प्रतीक है। अब तक का रुझान जो बताता है ये 80 बनाम 20 का हो चुका है। वहीं 80% में भारतीय जनता पार्टी और 20 में बसपा, सपा और कांग्रेस का मुकाबला है। पंजाब के सीएम चन्नी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें झूठा व्यक्ति करार दिया। सीएम चन्नी ने कहा है कि वो बड़े झूठ बोलते हैं, या तो अपने बयानों से पलट जाते हैं या कभी कभी माफी मांगते हैं। इसके साथ चन्नी ने पंजाब में जीत का दावा भी किया। यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान AIMIM के चीफ ओवैसी ने हिजाब से लेकर टोपी तक पर अपनी बात रखी। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को दाढ़ी पसंद नहीं है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं टोपी भी पहनूंगा और दाढ़ी भी रखूंगा और मेरी बेटी भी हिजाब पहनेगी। चुनाव प्रचार में साइकिल को बम विस्फोट से जोड़ने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि ये उनकी आदत है। जब ये लोग हारने के कगार पर खड़े होते हैं तब इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार रही है और उनकी ये आखिरी हाथ पांव मारने की कोशिश चल रही है। आंध्र प्रदेश के उद्योग और IT मंत्री गौतम रेड्डी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आज सुबह वो सीने में दर्द के चलते अचानक जमीन पर गिर पड़े। हालांकि उस वक्त उनके परिवार वालों ने उन्हें तुरंत हैदराबाद के अपोलो अस्पताल पहुंचाया, जहां पर ICU में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को 5 साल की सजा सुनाई गई। उन्हें 60 लाख का जुर्माना भी भरना होगा। वहीं रांची में CBI के विशेष जज SK शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सजा का ऐलान किया। लालू समेत 38 दोषियों को इस केस में कोर्ट ने 15 फरवरी को दोषी करार दिया था। हॉकी इंडिया ने स्पेन के खिलाफ FIH प्री लीग में 22 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कप्तानी गोलकीपर सविता करेंगे, वहीं टीम की उप कप्तान दीप ग्रेस एक्का होंगी। ये तीसरा मौका है जब भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 फॉर्मेट में क्लीन स्वीप किया है। इससे पहले 2018 और 19 में भी भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के सभी मैच जीतने में कामयाब रही थी। दोनों ही टीमों के बीच अब तक कुल 7 T20 सीरीज खेली गई, जिसमें टीम इंडिया ने 5 पर अपना कब्जा जमाया है। भारत 6 साल के लंबे इंतजार के बाद ICC T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंचा है और इसके पहले टीम 3 मई 2016 को T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर था। उस समय कप्तान MS धोनी थे। धोनी के बाद रोहित ने टीम को पहले स्थान पर पहुंचाया। हालांकि MS धोनी के बाद विराट को टीम का कप्तान बनाया गया, लेकिन वो टीम को नंबर 1 नहीं बना सके। T20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया की लगातार 9वीं जीत रही और इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान की बराबरी कर ली है। पाक टीम ने 2018 में लगातार 9 T20 जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। T20 इंटरनेशनल में लगातार सबसे ज्यादा 12 मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अफगानिस्तान के नाम पर दर्ज है। भारत को 5वीं बार अपनी कप्तानी में अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने वाले यश धूल ने इतिहास रच दिया। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करते हुए दोनों ही पारियों में शतक लगाया। इसी के साथ धूल रणजी के अपने पहले मैच के दोनों ही पारियों में शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। दुबई में IPL की तर्ज पर T20 लीग खेली जाएगी। इसमें एक टीम बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की भी रहेगी। शाहरुख पहले IPL में KKR के अलावा कैरिबियन प्रीमियर लीग की टीम खरीद चुके हैं। ये उनकी तीसरी क्रिकेट टीम होगी। क्रिकबेस के मुताबिक इस टूर्नामेंट में मुकेश अंबानी और अडानी ग्रुप भी दांव लगाएगा।
दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 42 करोड़ 48 लाख के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 59 लाख 3 हजार के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 35 करोड़ 3 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 करोड़ 85 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 16,051 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 37,901 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 24 घंटे में 206 मरीजों की मौत दर्ज की गई। वहीं अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2,02,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में पॉजिटिविटी रेट 1.93% पर है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीमी हो गई है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 950 नए मरीजों की पुष्टि की गई, जबकि 2 मरीजों की मौत भी दर्ज हुई है। प्रदेश में 24 घंटे में 1,785 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 60,527 में पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में अब कमी होती जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 205 नए मरीजों की पुष्टि की गई। राहत की बात यह रही कि बीते 2 दिनों में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं प्रदेश में 340 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 3,404 पर है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 175 करोड़ 46 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 96 करोड़ से ज्यादा पहला और 77 करोड़ से ज्यादा दूसरा डोज लगाया जा चुका है। वहीं 1 करोड़ 79 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाए जा चुके हैं। एमपी में 11 करोड़ 30 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 65 लाख से ज्यादा टीकाकरण अब तक हो चुके हैं। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने IBC 24 की टीम के साथ पौधारोपण किया। बता दें कि सीएम ने साल भर पहले हर दिन एक पौधा लगाने का संकल्प लिया था। उन्होंने 19 फरवरी 2021 को नर्मदा जयंती पर यह संकल्प लिया था। वहीं सीएम शिवराज साल भर में 450 से ज्यादा पौधे अब तक लगा चुके हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत उज्जैन के महाकाल और इस्कॉन मंदिर पहुंचे, जहां पर वो बाबा महाकाल की भस्म आरती में सम्मिलित हुए और बाबा को जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। बता दें कि RSS प्रमुख मोहन भागवत उज्जैन के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। रायपुर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास पर मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हुई, जिसमें 46 राजनीतिक प्रकरणों पर चर्चा की गई, जिनमें से 32 प्रकरणों के वापसी की सहमति बनी। बता दें कि 32 प्रकरणों को मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। वहीं 13 प्रकरणों को अमान्य किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय दौरे पर आज ग्वालियर पहुंचेंगे। सिंधिया आज रात 8:15 बजे ग्वालियर आएंगे और कल शहर के कई कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही शिवपुरी भी जाएंगे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यूक्रेन में फंसे MP के छात्रों को जल्द ही वापस लाने की बात कही है। उनका कहना है कि 22 या 23 फरवरी तक छात्र यूक्रेन से वापस आ जाएंगे। छात्रों की सकुशल वापसी के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश के करीब 60 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के कार्यकर्ताओं को समझाइश पर कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मान चुके हैं कि उनकी MP में सरकार नहीं बनेगी। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का यह आखिरी चुनाव है, क्योंकि अगले चुनाव तक दोनों ही 80 साल के हो जाएंगे। बस्तर संभाग इन दिनों राजनीतिक पार्टियों के केंद्र बिंदु पर है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी पुरंदेश्वरी के बयान पर जवाब में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में बस्तर में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने दलपत सागर, गंगा मुंडा समेत महत्वपूर्ण कामों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार का काम किया, जबकि कांग्रेस शासन में बस्तर की तस्वीर बदली है। मध्य प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के तमाम प्रयास विफल होने के बाद सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए नई कवायद में जुट गई है। राज्य सरकार अब उन राज्यों की खनिज नीति और अवैध खनन के रोकने के उपायों पर मंथन करेगी जहां पर अवैध खनन रोकने में राज्य आगे हैं। सरकार ने यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत 5 राज्यों से इस पर सुझाव मांगे हैं। मध्य प्रदेश में अफ्रीकन चीतों की गुर्राहट जल्द ही सुनने को मिल सकती है। 20 चीतों की कूनो नेशनल पार्क में लाने की फाइल अब आगे बढ़ चुकी है। MP के अधिकारियों की एक टीम दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया भी गई, जो कि 25 फरवरी की रात लौटेगी। संभावना है कि मार्च और अप्रैल में चीते कूनो पार्क में लाए जा सकते हैं। 5 साल तक इनके रखरखाव पर 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग में हुए 26 करोड़ रुपए से अधिक के मानदेय घोटालों में अब 6वीं बार जांच होगी। भोपाल, ग्वालियर, सागर समेत 9 जिलों में जांच के लिए वित्त और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की समिति बनाई गई है, जो कि पुराने दस्तावेजों की दोबारा जांच करेगी। मध्य प्रदेश में 5 मार्च से प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा रोज 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी, जिसमें करीब 11 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। हालांकि परीक्षा कितने पदों के लिए हो रही है, यह अब तक स्पष्ट नहीं किया गया। परीक्षा की प्रक्रिया 2020 में शुरू हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं हो सकी। छत्तीसगढ़ में आज से प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूल खोले गए। बता दें कि 2 साल बाद 100% उपस्थिति के साथ प्रदेश सरकार ने स्कूल खोलने के निर्देश दिए। इसके पहले 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खोले गए थे।
रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में करीब 2500 छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा लेने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो एग्जाम भी ऑनलाइन होने चाहिए। बता दें कि प्रशासन ने ऑफलाइन एग्जाम का आदेश जारी किया है। किरंदुल में एक जनप्रतिनिधि सीसी सड़क का भूमि पूजन करने पहुंचे, लेकिन वहां पर पहले से ही डामरीकृत सड़क बनी हुई है। वार्ड वासियों ने भूमि पूजन का विरोध भी किया। पूछताछ करने पर पता चला कि वार्ड में 1 साल पहले की 24 लाख की लागत से सड़क बनाई जा चुकी है। वहीं पालिका इसे वार्ड वासियों की मांग बता रही है। जांजगीर चांपा के जिसदा गांव में घर के आग लगने से जिससे व्यक्ति की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। बताया जा रहा है कि मृतक ने मरने से पहले 4 आरोपियों का नाम बताया था, जिसकी वजह से उनके घर में आग लगी थी। अब पुलिस ने गांव के 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं अब तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। भिंड में बस स्टैंड के पास दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर पैसे के लेन देन के विवाद में आरोपियों ने एक युवक पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। घटना के बाद युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं आरोपियों की तलाश जारी है। शिवपुरी शहर के मनियार क्षेत्र वासियों ने बिजली कंपनी के कर्मचारियों की डंडे से पिटाई की है। दरअसल बिजली कंपनी की टीम बकायेदारों के कनेक्शन काटने के लिए पहुंची थी, तभी लोगों ने उन्हें घेर लिया। वहीं मामले में कर्मचारियों ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत की है। पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। पश्चिमी मध्य रेलवे ने 17,18,000 यात्रियों से 124 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। ये जुर्माना ट्रेनों में बिना टिकट के यात्रा करने वाले लोगों से वसूला गया। बता दें कि बीते 10 महीने में जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडल में ये कार्रवाई की गई। जशपुर जिले के तपकरा थाना क्षेत्र में बारात के साथ दुल्हन को लेकर लौटे दूल्हे को पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी आंगनबाड़ी में पदस्थ युवती को शादी का झांसा देकर 4 सालों से दुष्कर्म कर रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। कवर्धा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले से शादीशुदा है, जिसके बच्चे भी हैं। पीड़ित का कहना है कि आरोपी उसके साथ 2 साल तक दुष्कर्म करता रहा। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की। जांजगीर के जयजयपुर थाना क्षेत्र के गौठान में 4 दिनों के अंदर 2 बार चोरी की घटना सामने आई है। गांव के सरपंच ने बताया कि गौठान में लगे 3 शेड चोरी हुए हैं। वहीं सरपंच के लिखित शिकायत के बाद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। ग्वालियर के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में एटीएम में चोरी हुई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 4 बदमाश चोरी करते दिखे। 3 एटीएम से 44,70,000 रुपए की चोरी की गई। इस वारदात में राजस्थान और हरियाणा की गैंग के शामिल होने की आशंका जताई गई है। अंबिकापुर में प्रशासन ने कोयले के अवैध उत्खनन को लेकर कार्रवाई की है। कार्रवाई में खनिज विभाग जेसीबी से बड़े बड़े अवैध गड्ढों को भरवा रहे हैं। वहीं कोयले के लिए कई जगह पर गड्ढे खोद दिए गए थे। प्रशासन के मुताबिक लंबे समय से इलाके में कोयले का अवैध उत्खनन हो रहा था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की। बिलाईगढ़ के बरपाले में मवेशियों की तस्करी करने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान मवेशियों से भरा कंटेनर भी जब्त किया गया। घटना गिधौरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। फिलहाल गिधौरी पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजधानी रायपुर में यूपी के हथियार तस्कर सक्रिय हैं। पिछले 10 दिनों में 3 अलग अलग जगहों पर 4 देसी कट्टा बरामद किया गया। मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 1 नाबालिग बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 2 देसी कट्टे समेत 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी ने यूपी के हथियार तस्करों से देसी कट्टा खरीदा था। शिवपुरी में शादी करके वापस घर लौट रहे दूल्हा दुल्हन की बस को बदमाशों ने हमला कर दिया। बस में सवार लोग दिनाला से शिवपुरी अपनी बेटी की शादी करने के लिए आए हुए थे। मामले में 3 नामजद समेत 12 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मरेंद्रगढ़ में हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दरअसल हाथियों का दल नारायणपुर के चटनिया पारा में पहुंचा और 2 मकानों को तोड़ दिया। इसके साथ ही एक महिला पर भी हमला किया। हाथियों के गांव पहुंचने की जानकारी के बाद डीएफओ के साथ वन अमला भी मौके पर पहुंचा और निरीक्षण किया। कवर्धा में खाद की पर्याप्त मात्रा होने के बावजूद किसान खाद से परेशान हैं, क्योंकि दुकानदार खाद को दुगनी कीमत पर बेच रहे हैं, जिसके कारण किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब कृषि विभाग जिले की खाद दुकानों में अपने कर्मचारियों को बैठाकर खाद बिकवा रहा है, ताकि किसानों को सही कीमत पर खाद मिल सके। मध्य प्रदेश में उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के कारण अधिकतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक रात के तापमान में 3.8 और दिन के पारे में 2.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। बादल छटने के बाद हवाओं का रुख बदल गया है।
सुकमा में सीआरपीएफ के जवान नक्सलियों से लोहा लेने के साथ साथ सिविल एक्शन प्रोग्राम भी चला रहे हैं, जिससे इलाके के लोगों को जरूरत के सामान बांटे जाते हैं। अब एक और कदम आगे बढ़ाते हुए सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन की मदद से गोड़िलगुड़ा गांव में सोलर लाइट लगाया गया। गांव में उजाला हो जाने से ग्रामीणों की खुशी देखी जा रही है। रायसेन में बेटियों को बोझ समझने वालों के लिए एक आईना दिखाने वाली तस्वीर सामने आई। रविवार को मालवीय परिवार की बेटी दुल्हन बनकर घोड़ी पर चढ़ी और अपने सपनों को भी जिया। दरअसल लड़की वालों को पता चला कि दूल्हा घोड़े पर बारात लेकर आ रहा है और तभी लड़की वालों ने भी दुल्हन को घोड़ी पर बैठाकर विवाह स्थल पर ले गए। इंदौर में आज कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेट्टी की पुण्यतिथि मनाई। इस दौरान कमेटी ने पीसी सेट्टी अस्पताल में स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। मौके पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी और जैन समाज के पदाधिकारी उपस्थित रहे। एयर इंडिया के 2 पायलट्स के स्किल की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। ये पायलट हैं कैप्टन अंचित भारद्वाज और आदित्य राव, जिन्होंने 18 फरवरी को ब्रिटेन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर तूफान के बीच एयर इंडिया की 2 विमानों को सुरक्षित लैंड करवाया। एयर इंडिया के एक अधिकारी ने कहा कि हमारे कुशल पायलट्स ने उस समय अपने विमानों की लैंडिंग कराई जब कई दूसरी एयरलाइंस ऐसा नहीं कर पाई। अमेरिका के फ्लोरिडा में मियामी बीच के पास समुद्र में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। घटना के बाद हेलीकॉप्टर सवार 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वो हेलीकॉप्टर उस स्थान से कुछ फुट की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ जहां पर बड़ी संख्या में लोग तैराकी कर रहे थे। अगर विमान थोड़ा और आगे गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। यूक्रेन रूस तनाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति से बैठक कर संकट का हल निकालने का प्रस्ताव दिया है। जेलेंस्की ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि मैं नहीं जानता कि रूस के राष्ट्रपति क्या चाहते हैं और इसलिए मैं उन्हें मुलाकात का प्रस्ताव देता हूं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष विराम को लेकर रविवार को फोन पर बातचीत की। ये बातचीत 105 मिनट लंबी चली, लेकिन दोनों ही नेताओं के बीच यूक्रेन में तनाव को लेकर जिम्मेदार देश के नाम पर सहमति नहीं बन सकी। पुतिन मैक्रो के बीच बातचीत में पूर्वी यूक्रेन में तनाव के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर दोनों ने असहमति जताई है। इमैनुअल मैक्रो ने तनाव के लिए रूसी अलगाववादियों पर आरोप लगाया, जबकि पुतिन ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है। हालांकि मैक्रो के कार्यालय ने बताया कि दोनों ही नेताओं ने यूक्रेन संकट पर कूटनीतिक समाधान का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने यह जानकारी दी। रूस और यूक्रेन मुद्दे पर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में रूस ने अब तक की सबसे बड़ी न्यूक्लियर मिसाइल ड्रिल का अभ्यास शुरू कर दिया है। युद्ध के माहौल में युद्ध अभ्यास करना तनाव पैदा कर रहा है। वहीं नाटो और G7 जैसे संगठन रूस से लगातार अपनी सेनाएं यूक्रेन की सीमा से पीछे लाने की अपील कर रहे हैं। यूक्रेन के साथ जारी तनाव के बीच रूस के लिए परेशान करने वाली खबर सामने आई है। रूस स्थित अमेरिकन एम्बेसी ने मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग समेत कई शहरों पर हमले की चेतावनी जारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के साथ जारी तनाव के बीच रूस के कई शहरों में शॉपिंग सेंटर्स, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों और पब्लिक प्लेस पर हमले हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन संकट को टालने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने को तैयार हो गए हैं। हालांकि मुलाकात से पहले बाइडेन पुतिन से यूक्रेन पर हमला न करने का वादा चाहते हैं। अगर सब कुछ सही रहता है तो इस हफ्ते के आखिर में दोनों मिल सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग का वक्त और मुद्दे अभी तय नहीं है। अमेरिका द्वारा वित्त शोषित एक प्रोजेक्ट के विरोध में नेपाल में प्रदर्शन तेज हो गए हैं, जिसे काबू में करने के लिए नेपाल की काठमांडू पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागने के साथ ही पानी की बौछार भी की। इसमें कुछ लोग जख्मी हुए हैं। बता दें कि अमेरिका के एक प्रोजेक्ट में $500 मिलियन अनुदान देने वाला था, जिसे नेपाल के नागरिकों ने कानून को कमजोर करने वाला बताया। फ्रांस में 2 साल बाद नीस कार्निवल की रौनक एक बार फिर से लौट आई है। दक्षिण पूर्वी फ्रांस के रिवेरा टाउन में आयोजित होने वाला ये कार्निवल किंग ऑफ सिनेमा के नाम से जाना जाता है, जो कि 27 फरवरी तक जारी रहेगा। इस कार्निवल में हजारों लोग रंगारंग पोशाक में नाचते झूमते सड़कों पर उतरे और कोरोना की उदासी भूलकर नई शुरुआत की। गूगल एंड्रॉयड मोबाइल यूजर्स की प्राइवेसी के लिए नई पॉलिसी लेकर आ रही है। एप्पल भी आईफोन स्मार्टफोन यूजर्स के लिए ऐसी ही पॉलिसी लेकर आई थी। फेसबुक ने हाल ही में कहा था कि एप्पल की पॉलिसी से उसे इस साल बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसके बाद शेयरों में जबरदस्त गिरावट आई और एक दिन में कंपनी को 17 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। भोपाल के हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग में आज से 3 विभाग की शुरुआत हुई। अस्पताल में ENT, नेत्र रोग और बच्चों की OPD शुरू हुई है। बता दें कि ENT और पीडियाट्रिक विभाग के वार्ड जनरल होंगे।